हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री जिसको हम आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं। और अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना चुका हूं लीगल हिस्ट्री की, और प्लेलिस्ट में मैं 3 वीडियो अब से पहले मैं डाल चुका हूं। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो, और उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखी होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी, और बहुत ज़्यादा आपका प्यार मुझे मिल रहा है। उसके लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद दिल से। अब आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप साथ के साथ इनके नोटबुक ले लो और नोट्स बनाते रहो। आप साथ के साथ नोटबुक ले लो और नोट्स अपने बनाते रहो, प्रिपेयर करते रहो और उन्हें रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और ना ही मेरे पास ज़्यादा वो है, तो आप जो है साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहो और इन वीडियो को अच्छे से देखते रहो। और आप इसे काट कर देखोगे, आपका ही नुकसान होने वाला है। अपने आप में लीगल हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, इसके जो कार्य हैं, इसमें वो थोड़े आपको इरिटेट करते हैं। उसके लिए मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट में नोट करा है। आपको भी एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से 2 टाइम रीड करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसे कराते हैं। देखो, अब से पहले मैंने आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर डाला था 1726 ईस्वी से पूर्व, यानी पहले की न्यायिक व्यवस्था। यानी 1726 से पहले कैसी न्यायिक व्यवस्था थी, क्या प्रशासन व्यवस्था थी, किस प्रकार देखरेख होती थी, कितने न्यायालय थे, कितने कोर्ट थे, कितने जजेस थे। ये सारी चीज़ें मैंने 1726 ईसी पूर्व थे पहले के जो हमारे न्यायिक व्यवस्था थी उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब की जो वीडियो है इसमें आपको बताएंगे कि 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सिर्फ इसी के बारे में अब चर्चा की जाएगी। ध्यान रखना, अब उसमें क्या था 1726 से पहले का, और ये है 1726 का चार्टर एक्ट। इसलिए बता रहा हूं आपको, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1726 का चार्टर एक्ट, 1726 यहाँ पे के कर लो, मैंने का कर दिया है। 1726 के चार्टर एक्ट के गुण व दोष, मुख्य उद्देश्य वे भारत में अंग्रेजी विधि का श्री गणेश वे अन्य महत्वपूर्ण विवेचना। मतलब हमें 1726 के चार्टर एक्ट की गुण, दोष, मुख्य उद्देश्य और भारत में अंग्रेजी विधि का कैसा प्रभाव रहा, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, और इस क्वेश्चन की यही डिमांड है हमसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसे देखते हैं अच्छे से। 1726 में जारी राजलेख के मुख्य उद्देश्य है। इसके जो प्रमुख और जो मुख्य उद्देश्य थे पहले हम उनको देखते हैं। ऐसे क्या रीजन थे जब हमारे देश में 1726 से पहले की जो न्यायिक व्यवस्था चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसे कौन से कारण उत्पन्न हो गए, ऐसी कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनकी वजह से 1726 के एक्ट को लाना पड़ा, उसमें संशोधन करने पड़े, उसको लागू करना पड़ा, उसकी व्यवस्थाएं जो पहले थी उनमें बदलाव करना पड़ा। ऐसे क्या कारण थे, उन सब चीज़ों को देखते हैं। जब ये समस्याएं उत्पन्न हो गई 1726 से पहले, उनको सुधारने के लिए ये हमारा एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या था, अब ये देखते हैं। 1726 में जारी राजलेख के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसे लाने का महत्वपूर्ण कारण और रीजन क्या था, उसे देखते हैं। सर्वप्रथम, सन 1726 से पूर्व ब्रिटिश शासन में सूरत, कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में न्याय व्यवस्था भिन्न भिन्न थी। मतलब 1726 से पहले ब्रिटिश जो भारत था, पूर्व ब्रिटिश भारत में सूरत, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इन चारों
राज्यों में, चारों नगरों में अलग अलग न्यायिक व्यवस्था थी। किसी की भी एक जैसी न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, चारों में अलग अलग थी। न्याय व्यवस्था को एक समान करने के लिए इस एक्ट का निर्माण हुआ। मतलब इन चारों को, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इन चारों को एक जगह करने के लिए, एक जैसा शासन चलाने के लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। इसी एक्ट के जरिए से इन चारों को एक जगह करा गया। न्याय व्यवस्था को एक समान करने के लिए इस एक्ट का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। इस एक्ट द्वारा प्रस्ताव रखा गया जिससे नगरों के समान संरचना व समान न्यायाधिकार वाले मेजर कोर्ट का निर्माण हुआ। इसमें जो हम इनको जो लागू करा गया था, इसमें समान संरचना यानी सभी की एक जैसी संरचना हो, एक जैसी कार्यपालिका हो और सभी में समान कार्य हो और समान न्यायाधिकार, सभी के मतलब चारों के एक जैसे कार्य हों। और इन्होंने बोला था प्रत्येक के लिए एक मेजर कोर्ट का निर्माण हुआ हो। न्यायालयों में न्याय में समान व्यवस्था और पद्धति रखी गई। देखो इन्होंने बोला है कि जब इन चारों को एक जगह बनाया गया, मतलब एक जगह नहीं बनाया, सॉरी, इन चारों के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाई गई और एक मेयर कोर्ट का निर्माण भी हुआ। तो इनमें क्या हुआ, समान व्यवस्था रखी गई और पद्धति रखी गई। न्यायालयों में न्याय में समान व्यवस्था और पद्धति रखी गई। ये नहीं था कि चारों की अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग पद्धति है। चारों को एक जैसा बनाया गया और चारों की एक जैसी व्यवस्था करी गई। चारों में एक समान न्याय होते थे, एक समान व्यक्ति जजेस थे, चारों की एक जैसी प्रणाली बना दी गई। ठीक है। अतः कंपनी के डायरेक्टरों की मांग पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर 1726 को एक राजलेख जारी किया जो 1726 के राजलेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखो, कंपनी के डायरेक्टरों की मांग पर, ये इसकी जो मांग की गई थी वो कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा की गई थी। कंपनी के डायरेक्टरों ने मांग की गई थी और ये ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर 1726 को एक राजलेख जारी किया। इनकी मांग की थी, कंपनी के डायरेक्टरों ने मांग की और जॉर्ज प्रथम ने 24 सितंबर 1726 को एक राजलेख जारी करा और वो राजलेख था 1726 के राजलेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से याद करनी है, ये किसने जारी करा था और क्यों जारी करा था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लागू किया गया। ऐसे कौन से कारण थे जिनकी हमें पूर्ति करनी थी, ऐसे कौन से उद्देश्य थे जिन्हें हमें पूरा करना था, उन सब के लिए हमें इस 1726 के राजलेख को लाना पड़ा। उन सभी चीजों को हम देखते हैं। तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में व्यापार बढ़ाने से व्यापारिक सुधार आवश्यक हो गए थे। यानी कि जब हम अपने किसी कार्य को बढ़ाना चाहेंगे, हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे, तो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था को सुधारेंगे, वहाँ के रूलों को, नियमों को अच्छे से करेंगे। तो इसीलिए तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में व्यापार बढ़ाने से व्यापारिक सुधार आवश्यक हो गए थे। यानी जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहे थे, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो भंग हो रही थी, उनको सुधारने के लिए 1726 का राजलेख जारी करना पड़ा था। दूसरा है, कार्य व्यवस्था बहुत खराब थी जिसे सुधारना जरूरी था। जो मतलब कार्य व्यवस्था थी, जो लोग उसमें कार्य कर रहे थे, जो उसके देखरेख कर रहे थे, वो डगमगा रही थी। उसे अपने पूर्ण मन से कार्य नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी चलाते थे, भ्रष्टाचार था, जो मन में आए वो कर रहे थे। उसको सुधारने के लिए इस राजलेख को लाया गया। तीसरा था, रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा था। इसमें ये क्या चीज थी, जब कंपनी का मतलब साम्राज्य था, अपने कार्य को कर रहे थे, एक तो रिश्वत, भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा बोलबाला था। और तीसरी चीज जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, अय्यासी का बहुत ज्यादा इनको शौक पड़ गया था। ये भारतीय महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे और उल्टे सीधे कामों को करते थे, जहां पे चाहते थे वहां पे अत्याचार करते थे, अपने दासों के संग क्रूर व्यवहार करते थे।
तो इसी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए 1726 का राजलेख जारी किया गया। न्यायालयों में भ्रष्टाचार, रिश्वत, छेड़खानी, वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ को लागू किया गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शो नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हम छुपा जाते हैं, बताते नहीं हैं। उसका रीज़न ये होता है कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार उनको सोचे। अब यहाँ पे रिश्वत और भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपको ओपन करके दें। आप अपनी तरफ से लगा सकते हो कि रिश्वत, भ्रष्टाचार और वेश्यावृत्ति में क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार के वो रिश्वत और भ्रष्टाचार करते थे। अपनी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं करना चाहते हो तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे चौथा कारण था अंग्रेजों की मृत्यु के बाद संपत्ति का निस्तारण करने वाला सक्षम न्यायालय नहीं था। जैसे कोई भारत में कोई अंग्रेज शासन था, भारत में कोई अंग्रेज मर जाता था, तो उनके मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति थी या उनके जो वहाँ पे धन धान्य था, जो उनके सामान होते थे, उसके निस्तारण के लिए कोई न्यायालय नहीं था। उसकी देखरेख के लिए, उसे उचित स्थान पर उसके पास पहुँचाने के, उसके फैमिली के पास पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उसकी व्यवस्था के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई और इसकी मांग की गई। ठीक है, संक्षेप में 1726 ईस्वी के राजपत्र को निम्न 4 कारणों के लिए लागू किया गया था। देखो इनको ना आप अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1726 ईस्वी के राजपत्र को निम्न 4 कारणों के लिए लागू किया गया था। वो प्रथम कारण कौन सा था वो देखते हैं। कंपनी के वर्तमान न्याय, कंपनी की यहाँ पे की कर लो, कंपनी की वर्तमान न्याय व्यवस्था में सुधार करना। दूसरा है कंपनी द्वारा स्थापित न्यायालय को ब्रिटेन में मान्यता दिलाना। जो कंपनी थी उसको ब्रिटेन में मान्यता दिलाना था। जो हमारी कंपनी, जो ब्रिटेन में अंग्रेजों की जो कंपनी कार्य करती है हमारे देश में, उसको मान्यता इंग्लैंड में दिलवाना था, यानी ब्रिटेन में उसे मान्यता दिलवाना था कंपनी को। अंग्रेजों की वसीयत संबंधी मामलों का उचित निपटारा, यानी जो मामले अंग्रेजों की वसीयत से रिलेटेड थे, उनसे संबंधित थे, उनको आसानी से और उचित निपटारा करने की व्यवस्था थी। ठीक है, अन्य प्रेसिडेंसी नगरों में कारपोरेशन की स्थापना करना। जितने भी प्रेसिडेंस नगर थे उनमें कारपोरेशन की स्थापना करना था। ये इनके 4 मुख्य कारण थे। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। और 1726 के राजलेख के प्रावधान प्रशासनिक और न्यायिक दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1726 का चार्टर जारी किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। देखो 1726 का जो राजलेख था, आप समझ रहे हो वो किस लिए जारी करा गया था। एक तो न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए, और इनकी जो मनमानी चल रही थी उसे समाप्त करने के लिए, और न्याय व्यवस्था जो तहस नहस हो रही थी, भंग हो रही थी, उसे दूर करने के लिए, प्लस जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको और जो अंग्रेज कर्मचारी थे उनकी व्यवस्था देखभाल के लिए इस राजलेख को जारी करा गया था। उनकी देखरेख के लिए, उनकी संपत्ति की जानकारी के लिए, उसकी देखरेख के लिए इसको लागू किया गया था। अब हमसे कह रहा है 1726 के राजलेख के प्रावधान प्रशासनिक और न्यायिक दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 1726 का चार्टर जारी किया गया था। देखो प्रशासनिक और न्यायिक दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, वेश्यावृत्ति, न्याय व्यवस्था भंग हो गई थी, इन सभी को दूर करने के लिए इसे लागू किया गया था। जिसके मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। उसे देखते हैं कौन कौन से थे। पहला है प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक कॉरपोरेशन की स्थापना। प्रत्येक प्रेसिडेंसी, जितने भी प्रेसिडेंसी थे, 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक कॉरपोरेशन की स्थापना करनी थी। ठीक है, अब इसे समझते हैं। इसे स्थापना में किन चीज़ों की ज़रूरत थी, किन व्यक्तियों की ज़रूरतें थी और किस प्रकार इसका
निर्माण होता था, उस चीज को हम समझते हैं। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक कॉरपोरेशन की स्थापना, इसके लिए क्या चाहिए था, प्रशासन को सही रूप में चलाने के लिए प्रत्येक नगर में एक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, देखो यहां पर की गई लिख लेना, जिसके सदस्य एक मेयर और 7 एल्डरमैन होते थे। देखो कॉरपोरेशन की जब स्थापना की गई थी तो उसमें एक तो मुख्य मेयर होते थे प्लस उसमें 7 एल्डरमैन होते थे। ठीक है, एल्डर यानी जवान, 7 लोग और होते थे उनकी देखभाल के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। इनका अंग्रेज होना अनिवार्य था, एक मेयर का और 7 एल्डरमैनों का अंग्रेज होना बहुत ज्यादा जरूरी था। शेष 2 किसी भी जाति के, मतलब इसमें 2 लोग और शामिल किए जाते थे, वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो सकते थे। एक मेयर और 7 एल्डरमैनों का होना तो अनिवार्य ही था, और ये सातों के सातों एल्डरमैन और प्लस मेयर ये अंग्रेज होते थे। इनके अलावा 2 लोगों की और नियुक्ति की जाती थी, वो भारत के किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हो सकते थे। मेयर का कार्यकाल, देखो इस वाले मेयर का कार्यकाल जो था, इसका जो अध्यक्ष होता था मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था, और एल्डरमैन का कार्यकाल जीवन भर या प्रेसिडेंसी नगर में निवास करने तक, जब तक यानी प्रेसिडेंसी वहां पर नियुक्त है, वो उसका जो कार्य चल रहा है आजीवन, जब तक उसे रिटायरमेंट ना हो जाए, यानी कि ये समझ लो उसके रिटायरमेंट तक या प्रेसिडेंसी नगर वहां से चेंज ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक एल्डरमैनों का कार्यकाल होता था, और मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। एल्डरमैन प्रत्येक वर्ष मेयर का चुनाव करते थे। देखो 1 वर्ष का कार्यकाल किसका होता था, मेयर का कार्यकाल होता था। मेयर का जो चुनाव करते थे वो एल्डरमैन करते थे। एल्डरमैन अपने मेयर को खुद चुनते थे प्रत्येक 1 वर्ष के बाद। आगे चलते हैं। एल्डरमैनों को निष्कासित करने का अधिकार गवर्नर एंड काउंसिल को था। ये नहीं था कि एल्डरमैनों को हर कोई व्यक्ति उनके पद से हटा दे, उनको वहां से भगा दे या उनके अधिकार को उनसे छीन ले, नहीं। गवर्नर एंड काउंसिल जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होता था, उसी के अंडर में इनको निष्कासित किया जा सकता था, और वो भी विभिन्न परिस्थितियों में वो साबित करना होता था इनकी कौन सी गलतियां हैं, कौन से इनके अपराध हैं, जब इनको निकाला जाता था। ये नहीं है आसानी से इनको निकाल दिया जाए। एल्डरमैन सम्राट परिषद के न्यायालय में अपील का अधिकारी था। अगर एल्डरमैन को किसी गलत कारण से, गलत रीजन से अगर उसे निकाल दिया गया है तो वो सम्राट परिषद में के न्यायालय में अपील का अधिकारी था। ये नहीं है कि किसी एल्डरमैन को उसके पद से हटा दिया और एल्डरमैन को अच्छा नहीं लगा कि मुझे गलत तरीके से या किसी गलत रीजन से मुझे निकाला गया है, तो अपनी अपील वो सम्राट के परिषद न्यायालय में कर सकता था, उनको ये छूट थी। दूसरा देखते हैं, ये आपने कर लिया प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक कॉरपोरेशन की स्थापना, या आप इसको ज्यादा लंबा याद नहीं कर पाओ तो आप इसे इतना कर लेना, कॉरपोरेशन की स्थापना, कॉरपोरेशन की स्थापना। सही है, आगे चलते हैं। दीवानी न्याय प्रशासन तथा मेयर कोर्ट की स्थापना। दीवानी न्याय प्रशासन एवं मेयर कोर्ट की स्थापना, इसे देखते हैं। दीवानी मामलों के निर्णय हेतु प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में एक मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। देखो यहाँ पर मेयर है, ठीक है, यहाँ पर मेयर जो इनके जो कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष होता था वो मेयर और एल्डरमैन होते थे, और यहाँ पर दीवानी न्याय प्रशासन में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। दीवानी मामलों के निर्णय हेतु प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में एक मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका गठन मेजर तथा एल्डरमैनों से होता था। इसका गठन जो मेयर कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, इसका जो गठन होता था वो मेजर तथा एल्डरमैनों से होता था। इनकी संख्या 3, एक मेजर और 2 एल्डरमैन थी। ठीक है, देखो हमारा जो कॉरपोरेशन न्यायालय जो बना था उसमें एक मेयर और 7 एल्डरमैन होते थे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक मेजर और 2 एल्डरमैन
दोनों को मिलाकर 3 व्यक्ति बनते थे, एक मेजर और 2 एल्डरमैन, ये टोटल 3 हो जाते थे। ठीक है। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील 14 दिन के भीतर गवर्नर एंड काउंसिल को की जाती थी। अगर इस कोर्ट के द्वारा, मेयर कोर्ट के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है, इस कोर्ट के द्वारा कोई गलत अपील हो जाती है, आदेश हो जाता है, तो इसके खिलाफ 14 दिन के अंदर जो मामला था गवर्नर एंड काउंसिल के सामने पेश किया जाना अनिवार्य था। इसकी मालियत 1000 पैंगोड़ा व कम की सुनवाई गवर्नर एंड काउंसिल का निर्णय अंतिम होता था। मतलब इसका जो अधिकार था, इसकी जो पावर थी, जो इनको पावर दी गई थी, वो 1000 पैगोड़ा तक की आप इसमें मालियत समझ सकते हो। 1000 पैगोड़ा व कम की सुनवाई गवर्नर एंड काउंसिल का निर्णय अंतिम होता था। मतलब 1000 पैगोड़ा तक की ये सुनवाई करते थे और इसमें जो निर्णय था गवर्नर, देखो जब 14 दिन के लिए अपील गवर्नर के पास जाती थी, अगर ये उससे संतुष्ट, अपने मेयर कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते थे, तो गवर्नर एंड काउंसिल का जो निर्णय होता था वो अंतिम होता था। उसके अलावा फिर ये कहीं जाते नहीं थे, ये वहीं पे अपने अंतिम निर्णय समझ लेते थे। अब तीसरा क्या है, फौजदारी न्याय प्रशासन तथा क्वार्टर सेशन की स्थापना। प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में फौजदारी मामलों में सुनवाई गवर्नर एंड काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा दिए जाने का अधिकार था। देखो इस समझ लेना, प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में, टाउन होता है कोई शहर, फौजदारी मामलों में सुनवाई गवर्नर एंड काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य द्वारा दिए जाने का प्रावधान था। गवर्नर एंड काउंसिल जो सबसे बड़ा होता है उसके द्वारा दिया जाना अनिवार्य था, जिसे इंग्लैंड के जैसा जस्टिस ऑफ पीस का दर्जा मिला। इनको जो गवर्नर एंड काउंसिल का जो अध्यक्ष था उसको कैसा दर्जा दिया गया, जैसे इंग्लैंड का जस्टिस ऑफ पीस था, उसके अकॉर्डिंग इसको दर्जा दिया गया। अपराधियों को बंदी बनाना वे दंड देने का अधिकार। इसमें क्या अधिकार था, अपराधियों को आप बंदी बना सकते हो, जेल में डाल सकते थे और उन्हें दंड देने का भी अधिकार दिया गया। क्वार्टर सेशन नामक एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 3 शांति न्यायाधीश होते थे। मतलब इन अपने कार्यों को कम करने के लिए, देखो यहाँ पर आप ज़्यादा याद ना कर सको तो यहाँ पर लिख लेना क्वार्टर सेशन की स्थापना। ठीक है, क्वार्टर सेशन की स्थापना। क्वार्टर सेशन की स्थापना की गई जब कभी कोई काम ज़्यादा हो जाता है तो उस काम को हम कम करने के लिए, जिस प्रकार हम दूसरा मजदूर रखते हैं, दूसरा व्यक्ति लेते हैं, उसी प्रकार इनके कार्य जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, टिपिकल हो गए थे, तो उनकी देखरेख अच्छे से करने के लिए इन्होंने कोर्ट पे कोर्ट बनाते रहते थे अपनी सुविधाओं के अनुसार। तो इन्होंने क्वार्टर सेशन नामक एक न्यायालय की स्थापना की जिसमें 3 शांति न्यायाधीश होते थे। इन न्यायालयों को राजद्रोह के मामले सुनने का अधिकार ना था। ये सभी मामले सुनते थे लेकिन राजद्रोह यानी देश के खिलाफ जो मामले होते थे उनको ये नहीं सुन सकते थे। ये दीवानी व फौजदारी मामले सुनने का दंड देने का अधिकार था। देखो इनको सभी मामले सुनने का अधिकार था लेकिन ये राजद्रोह यानी देश के खिलाफ के जो मुकदमे थे, देशद्रोह के मुकदमे थे, उनको सुनने का इनको अधिकार नहीं था। इनको जो अधिकार था ये दीवानी व फौजदारी मामले सुन सकते थे। क्वार्टर सेशन स्थापना के लिए ग्रैंड जूरी व सामान्य जूरी के 23 सदस्यों की स्थापना की गई। यानी क्वार्टर सेशन की स्थापना के लिए 23 लोगों का होना अनिवार्य था जो जूरी के सदस्य होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th, गवर्नर एंड काउंसिल के विधायी अधिकार सौंपना। गवर्नर एंड काउंसिल को विधायी अधिकार सौंपना। इनको सरकार निर्माण के लिए उपविधियों, नियमों एवं अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार था। सबसे मुख्य होता था, इसको क्या कहते थे, इसको सरकार निर्माण के लिए यानी सरकार जो बनाने के लिए उपविधियों, जो मतलब कोई विधि बनाई हमने और उस विधि के जिसको हम जिसके लिए हमने विधि बनाई और वो सूटेबल नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके और उसे थोड़ा सा हल्का फुल्का कम या ज़्यादा करके यानी उसी विधि को लागू करना उपविधि कहलाती है। जो रीति रिवाज समाज के अकॉर्डिंग जो लागू हो जाए। नियमों एवं अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार था। यानी सपोज करो
हम लोगों ने कोई नियम बनाया और वो नियम हमारे समाज और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठा, उसमें थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी बढ़ाने की आवश्यकता है किन्हीं चीज़ों को, तो उनको उपविधि कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हें करने का इनको अधिकार दे दिया गया था। किनको? गवर्नर एंड काउंसिल को ये अधिकार था, वो विधियों में थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इनका डायरेक्टरों की अदालत से लिखित रूप से अनुमोदित होना आवश्यक था। देखो, इनका जो डायरेक्टर था, इनका डायरेक्टरों की अदालत से, जो डायरेक्टरों की अदालत थी वहां से इनका लिखित रूप से अनुमोदित होना आवश्यक था। इन्हें नगरों के निवासियों के लिए बिन में पारित करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इनको इतने अधिकार दे दिए गए थे गवर्नर एंड काउंसिल को, ये जो है निवासियों के लिए बिन में पारित करने का अधिकार दे दिया गया था। चौथा नंबर, देखो यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से देख लेना। ये इंग्लैंड के वैधानिक स्तर का वे भारतीय विधि के खिलाफ लागू नहीं की जा सकती थी। ये जो विधि जो लागू की गई थी, यानी ये जो गवर्नर एंड काउंसिल के जो नियम थे वो वैधानिक स्तर पर भारतीय विधि के खिलाफ लागू नहीं की जा सकती थी। इंग्लैंड के वैधानिक स्तर वे भारतीय विधि के खिलाफ, यानी जो एक तो इंग्लैंड की जो विधि थी उसके खिलाफ लागू नहीं हो सकते थे और भारतीय विधि के खिलाफ ही लागू नहीं हो सकते थे। ये था 1726 के अंतर्गत जो हमारे न्यायालयों की स्थापना की गई थी। एक बार और देख लो, पहला कौन सा है? कॉरपोरेशन की स्थापना, दूसरा है मेयर कोर्ट की स्थापना, तीसरा है क्वार्टर सेशन की स्थापना और चौथा है गवर्नर एंड काउंसिल की स्थापना, विधायी अधिकार सौंपना। इनको, ये हमारे चार मुख्य कारण थे। अब हम एक बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के गुण और दोषों के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर इनके ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि 1726 के चार्टर एक्ट के या 1726 के राजलेख के अवगुणों को बताओ या गुणों को बताओ। अब या तो इसकी विशेषताएं बताओ, जो अच्छाई है उसे बताओ, और जो इसके दोष हैं उनको बताओ। इस प्रकार से वहां पर भी क्वेश्चन की डिमांड कर ली जाती, आंसर की डिमांड कर ली जाती है क्वेश्चन करके। तो 1726 के चार्टर एक्ट के गुण देखते हैं, पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसके कौन कौन से लाभ हैं। गुण, विशेषता, लाभ, उनको देखते हैं, ठीक है। उक्त अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 1726 के राजलेख में निम्नलिखित गुण विशेषताएं थीं। वो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। पहले नंबर का था हमारा सरकारी न्यायालयों की स्थापना। सबसे पहले इसमें क्या सुविधा की गई थी? सरकारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार, देखो भारत में पहली बार 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्राउन न्यायालयों की स्थापना की गई। इससे पहले न्यायालय कंपनी द्वारा स्थापित किए जाते थे। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, इनको याद कर लेना, ठीक है ना। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और एलएलबी आप कर रहे हो, ध्यान रख लेना एलएलबी के साथ साथ ये आपके ऑल कंपटीशनों में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी काम करेंगे, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ा देंगे, आपको कहीं भी हारने नहीं देंगे आपको। जब आप हिस्ट्री का पोर्शन याद करते हो ना, तो आधुनिक इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं और वहीं का ये एक चैप्टर है, वहीं के टॉपिक हैं। तो आप कंपटीशन की भी तैयारी अगर करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और दूसरी बात, अगर आप एपीओ देना चाहते हो, पीसीएसजे देना चाहते हो, तो उसके लिए तो और ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक है ना। इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार क्राउन न्यायालयों की स्थापना की गई। इससे पहले न्यायालय कंपनी द्वारा स्थापित किए जाते थे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा गुण क्या है। न्याय व्यवस्था में समानता। न्याय व्यवस्था में समानता, चार्टर ने अब पहली बार कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में मेयर कोर्टों की स्थापना करके एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की।
पहली बार ऐसा हुआ था 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई भी बोल देते हैं, मुंबई भी बोल देते हैं, और मद्रास, तीनों को एक जैसी समान व्यवस्था कर दी गई, एक समान न्याय पद्धति कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीवी काउंसिल को भारत से अपील की सर्वप्रथम व्यवस्था। प्रीवी काउंसिल को भारत से अपील की सर्वप्रथम व्यवस्था सन 1726 ईस्वी में प्रस्तावित मेयर कोर्ट से प्रथम बार यानी पहली बार प्रीवी काउंसिल को अपील जानी शुरू हुई। यानी कि कोई भी अपील नहीं जा सकती थी, लेकिन 1726 के चार्टर एक्ट के बाद प्रीवी काउंसिल को हम जो है अपील कर सकते थे, वहाँ पे हम अपने बात रख सकते थे। 5th नंबर का है अंग्रेजी विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा लेंथी याद नहीं करना चाहते और वहाँ पे आपको 10 या 20 नंबर में अगर इन चीज़ों को लिखना होता है, सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, तो इसमें से आप कोई 3 हेडिंग्स यहाँ से उठा सकते हो। ये नहीं आप पूरी की पूरी करना चाहो, आप 2 या 3 हेडिंग्स यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है ना। 4th नंबर है अंग्रेजी विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग। अंग्रेजी विधि का भारत के अंदर 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार अंग्रेजी विधि का भारत में उपयोग हुआ था। अंग्रेजी विधि का भारत में पहली बार प्रयोग हुआ। जिन मामलों में स्पष्ट विधि न थी, उन मामलों में न्यायाधीश निपटारा न्याय या सद्विवेक के आधार पर करते थे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इन्हें लिखा है भाई। और देखो, विधान परिषद की स्थापना राजपत्र द्वारा पहली बार स्थानीय विधान परिषद की स्थापना की, जिसमें गवर्नर अपनी काउंसिल की सहायता से विधि का निर्माण करता था। भारतीय विधि में सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें वह महत्वपूर्ण घटना व मोड़ बिंदु कहलाया तथा अपने उद्देश्य में सफल हुए। ये थे हमारे 5 विधान परिषद की स्थापना। इतनी सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ज़्यादा। देखो, राजपत्र द्वारा पहली बार स्थानीय विधान परिषद की स्थापना हुई। पहली बार, इस चीज़ को याद रखना, पहली बार तो विधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरी, जिसमें गवर्नर अपनी काउंसिल की सहायता से विधि का निर्माण करता था। गवर्नर अपनी जो काउंसिल थी उसका जो विधि का जो निर्माण करता था, स्वयं करता था, अपनी काउंसिल की सहायता से स्वयं करता था। भारतीय विधि में इससे महत्वपूर्ण विकास हुआ। देखो, जब ये भारत में अंग्रेजी विधि लागू हुई तो भारत के विकास में, भारतीय विधि के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ। बहुत अच्छी कार्यप्रणाली भारत में लागू हुई, जिससे वह महत्वपूर्ण घटना व मोड़ बिंदु कहलाया। मतलब जब अंग्रेजी विधि भारत में लागू हुई तो भारतीय विधि भी थोड़ी अच्छी हो गई और भारतीय में विधि में एक अच्छा मोड़ आया तथा अपने उद्देश्य में सफल हुए। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने 1726 के चार्टर एक्ट को लागू किया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफल हो गए थे। ये था इसका गुण। आपसे एक बार फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके गुण लिखना चाहते हो, इसके प्रॉफिट या इसकी विशेषताएं लिखना चाहते हो एग्जाम में, अगर आपको पूरी याद नहीं हो पा रही है तो आप किन्हीं तीनों को या 2 को वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे सरकारी न्यायालयों की स्थापना, ये ले लिया। न्याय व्यवस्था में समानता, दूसरा ले लिया। या तीसरा, तीन ले लो, प्रीवी काउंसिल को भारत से अपील की सर्वप्रथम व्यवस्था। तीसरा, यानी 2, 3, या अगर आपकी अच्छी मेमोरी है, आपके पास टाइम अच्छा है, आप याद कर सकते हो तो आप 5 या पूरा कर सकते हो। ठीक है। अब देखेंगे इसके जो अवगुण हैं, इसकी जो क्या समस्याएं रही थी, क्या आलोचनाएं रही थी, उन चीजों को देखते हैं। 1726 के राजपत्र के अवगुण, दोष क्या हैं, उन दोषों को हम देखते हैं। ठीक है। न्यायालय में गैर कानूनी न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब जो न्यायालय में जो न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते थे वो गैर कानूनी होते थे, कानूनी नहीं होते थे। वो कैसे होते थे? गैर कानूनी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते थे। सर्वप्रथम 1726 से पूर्व व्यापारियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। मतलब जो व्यापारी होते थे ना, उन्हीं को न्यायाधीश बना दिया जाता था। इसके सबसे बड़े अवगुण ये रहे थे कि जैसे जैसे न्यायालय बने
उन न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी, व्यापारियों को ही न्यायाधीश बना दिया जाता था। इनको न्याय व्यवस्था का और विधि का ज्ञान नहीं होता था। भाई जो व्यापारी व्यक्ति है, अगर उसको हम न्यायाधीश बनाते हैं, उसको ना तो विधि का ज्ञान होता था और न ही न्याय व्यवस्था का ज्ञान होता था। वो अपने अखंड रूप से ही न्याय प्रशासन व्यवस्था को चलाता था। इनका उद्देश्य पक्षों में सिर्फ समझौता करना होता था। इनका उद्देश्य सिर्फ समझौता कर लो और भैया यहाँ से जाओ। अब व्यापारी व्यक्ति है, व्यापारी व्यक्ति को आप न्यायाधीश जज बना रहे हो और आपको ना तो विधि का ज्ञान है, ना न्याय व्यवस्था का ज्ञान है, ना सद्विवेक का ज्ञान है। आप क्या करते थे, ये इनका क्या उद्देश्य था, ये दोनों जब भी कोई दो पक्षों के कोई केस आते थे, उनका समझौता करा के उन्हें वापस भेज देते थे। ये इनके सबसे बड़े दोस्त थे। यानी किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती थी, समझौता कराया भेज दिया। 1726 के बाद भी मेजर न्यायालयों को व्यापारियों के संरक्षण में छोड़ दिया। मतलब 1726 की जो से पहले की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1726 के राजपल्ले को लाया गया। 1726 से पहले की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए 1726 का राजलेख पत्र लाया गया अपील के आधार पर। उसके बावजूद भी 1726 में इन कमियों को छोड़ दिया कि व्यापारियों को ही न्यायाधीश बना दिया जाए, उन्हीं के द्वारा समझौते कराए जाएं, उन्हीं के द्वारा न्याय दिया जाए और उन्हीं को ही नियुक्त करते रहें, व्यापारियों को ही। ठीक है। 1726 के बाद भी मेजर न्यायालयों को व्यापारियों के संरक्षण में छोड़ दिया। जो न्यायालय थे, जो न्यायाधीश थे, व्यापारी थे और उन्हीं के अंडर में व्यापार को छोड़ दिया गया। इसी कारण चार्टर एक्ट 1726 का उद्देश्य पूर्ण ना हो सका। जिस उद्देश्य के लिए 1726 का चार्टर एक्ट डिमांड पर मंगाया गया था भारत में, वो कुछ चीजों में अच्छा तो हुआ लेकिन पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हुआ और वो फेल हो गया। दूसरा देखते हैं, न्यायिक और प्रशासनिक शक्ति का विभाजन नहीं किया गया। इन दोनों को एक जगह रखा गया, न्यायिक शक्ति को भी और प्रशासनिक शक्ति को एक जगह रख दिया गया। 1726 से पूर्व यह प्रयास था कि न्याय व प्रशासन बिल्कुल अलग अलग हो, न्याय अलग हो और प्रशासन अलग हो। लेकिन इन्होंने क्या करा, 1726 से पूर्व भी यही स्थिति थी और उसके बाद भी इन्होंने क्या करा, दोनों को एक जगह रख दिया। लेकिन कंपनी की नीति मजबूत ना हो सकी। फिर भी कंपनी की नीति कैसी रही, कमजोरी रही, फिर भी मजबूत नहीं हो सकी। 1726 के चार्टर एक्ट ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। मतलब 1726 से पहले क्या स्थिति थी कि न्याय और प्रशासनिक शक्ति एक जगह थी। 1726 के राजलेख द्वारा यह सोचा गया था कि न्याय की स्थिति शक्ति और प्रशासनिक शक्ति को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन 1726 के चार्टर एक्ट द्वारा भी इनको अलग अलग नहीं करा गया, इनको एक ही जगह रहने दिया। ये इनकी सबसे बड़ी कमियां थी, इनका सबसे बड़ा अवगुण था, दोष था। इसमें केवल प्रेसिडेंसी नगर की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई गवर्नर एंड काउंसिल को फौजदारी अदालत के रूप में पुनर्गठित किया। मतलब 3 प्रेसिडेंसी थे, लेकिन उनमें से जो फौजदारी मामलों के लिए जो था वो गवर्नर एंड काउंसिल को ही नियुक्त करा गया था। दीवानी मामलों में मेयर कोर्ट से अपील गवर्नर इन काउंसिल को जाने की व्यवस्था की गई। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, दीवानी मामलों में मेयर कोर्ट से अपील गवर्नर इन काउंसिल को जाने की व्यवस्था की गई। ये इनका सबसे बड़ा अवगुण था। उम्मीद करता हूं इसके अवगुण भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो ने आपका अच्छे से मन लगाया है, क्वेश्चन को याद अच्छे से कराया है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई कर लो, क्योंकि आप जब तक लॉ के फील्ड में हो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए मटेरियल लाता रहूँगा। और आप जब तक LLB के ऑल सेमेस्टर की तैयारी करोगे, मैं आपको प्रोवाइड वीडियो कराता रहूँगा। तो इसलिए आपकी पूरी तैयारी 6 सेमेस्टर की और लॉ से रिलेटेड अलग चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भाई अपने कॉलेज ग्रुप एंड फ्रेंडों को प्लीज़ बताइए।
ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी उसके लिए धन्यवाद, और कमेंट करके बताओ, और आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।